सरकार जिसकी होती है उस समय मीडिया वैसी बात करती है। क्या ऐसा होता है? मैंने मीडिया तब भी किया जब अटल जी थे और मैंने मीडिया तब भी किया जब कांग्रेस की सरकार थी। सत्यपाल मलिक तब क्यों नहीं बोले, अब क्यों बोल रहे हैं, ये सब अपने आप में सवाल है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि जो वो बोल रहे हैं क्या इसकी पुष्टि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और उनका ये कहना कि प्रधानमंत्री ने उनसे कहा तुम अब चुप रहो। आप ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने पुलवामा के अटैक को इस्तेमाल किया अपने आने वाले चुनाव के लिए। 75 साल में पहली बार जो कांग्रेस ने नहीं किया वो भाजपा ने करके दिखा दिया कि ट्रेजरी बेंचेस, सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। आपने कहा कि भाजपा जो है अभी पूरी तरीके से डरी हुई। क्या लगता है 24 में फिर गठबंधन की सरकार आ रही है या फिर कांग्रेस की सरकार आ रही है? भाजपा की जो IT सेल है वो दूसरी जो पार्टीज हैं उनकी IT सेल से बेहतर काम कर रही है। जब ट्विटर ने लॉन्च किया मैनिपुलेटेड मीडिया तो पहला टैग भाजपा की IT सेल फेक न्यूज फैक्ट्री के हेड को हुआ। अगर मैं उनकी जगह होती तो शर्म से छोड़ देती अपना पद। मान लीजिए सरकार बनती है कांग्रेस की गठबंधन के साथ या फिर कैसे भी सरकार बनती है तो ये गोदी मीडिया का क्या करने वाली है? मुझे नहीं लगता कुछ करेंगे। ये गोदी मीडिया की एक खासियत है। गोदी मीडिया जो है ये गिरगिटान की तरह है, ये तुरंत रंग बदल लेंगे। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। आज मैं जिस शख्सियत के पास इंटरव्यू करने के लिए आई हूँ, इन्होंने 18 साल अपना जो है पत्रकारिता जीवन में दिया और अब ये एक्टिव पॉलिटिक्स कर रही हैं। कांग्रेस की मुखर प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है और बड़ी फायरी प्रवक्ता है। इनका नाम लेने की और इनको पहचान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ थोड़े बहुत लोग इनको नहीं जानते मैं उनके लिए बता दूं, सुप्रिया श्रीनेत इनका नाम है। आज इनसे हम लोग थोड़ी तीखी थोड़ी मीठी बातें करेंगे, थोड़ा जानेंगे कि कांग्रेस का स्टैंड 2024 में क्या होने वाला है और 2024 में राहुल गांधी के बिना ये लोग चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर क्या इनका अगला मुद्दा रहने वाला है। हम सब कुछ मतलब इस इंटरव्यू के दौरान जानने का प्रयास करेंगे। और एक मेन सवाल, जब मैं इनके पास इंटरव्यू करने के लिए आ रही थी तो आप सभी लोगों ने मुझसे कहा कि जी सुप्रिया जी के पास जाके आप ज़रूर ये पूछना कि आखिर ये इतने गुस्से में क्यों रहती हैं। हर डिबेट में हमें ये इतने गुस्से में नज़र क्यों आती है, इनका गुस्से का राज क्या है। तो सुप्रिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है राजधर्म पर। सबसे पहला सवाल पूछूंगी, आप इतना गुस्से में क्यों रहती हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये एक नैरेटिव है और ये नैरेटिव हमेशा पुरुष प्रधान समाज बनाता है। मैं असर्टिवली बात करती हूँ, मैं आंकड़ों के साथ बात करती हूँ, मैं अपनी बात पुरजोर तरीके से रखती हूँ, किसी से डरती नहीं हूँ और अपनी बात प्रखर तरीके से रखती हूँ। यही जब पुरुष करता है तो उसको असर्टिव और कॉन्फिडेंस कहा जाता है, एक महिला को गुस्से में कहा जाता है। ये जो पुरुष प्रधान समाज का नैरेटिव है ये मैं आपसे अपेक्षा नहीं करती हूँ कि आप इसको कीजिए। मुझे लगता है कि अगर आप सच बोल रहे हैं, अगर आपको अपनी बात में यकीन है तो आप डंके की चोट पर वो बात बोलते हैं। सामने वाले को वो तीखी लगती है, उससे दिक्कत होती है। चरण चुंबक एंकरों की मैं कलई खोलती रहती हूँ, उससे उनको दिक्कत होती है, तो ये उनकी दिक्कत है, मेरी दिक्कत नहीं है। मैं अपनी बात पुरजोर तरीके से डंके की चोट पर रखती हूँ और किसी से डरती नहीं हूँ। इन लोगों को ऐसे लोग पसंद हैं जो मी करके बात करें। मैं मी करके बात करती नहीं हूँ, आंख में आंख डाल के सत्य बोलने की मेरी आदत है। आपने अभी कहा कि चरण चुंबक जो एंकर है उनकी आप पोल खोलती हैं, तो अभी मीडिया में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अभी अधिकांश सब। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ अर्चना जी। पुलवामा पर इतना बड़ा खुलासा किया और कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे ने नहीं किया। जो जम्मू कश्मीर के भाजपा के बनाए हुए राज्यपाल तब थे, संवैधानिक पद पर, सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने इतना बड़ा खुलासा किया। एक भी मीडिया का एंकर, एक भी न्यूज एडिटर, एक भी अखबार, एक भी टीवी चैनल पर आपने सत्यपाल मलिक जी का इंटरव्यू देखा है? 10 दिन से ऊपर हो गए। लेकिन यही एंकर, यही सारी मंडली गुलाम नबी आजाद के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे। तो मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछती हूँ, आप इनसे पुलवामा के बारे में बोल दीजिए, तो अब ये साक्ष्य मांगते हैं कि आप मुझे तथ्य दीजिए तब हम इंटरव्यू करेंगे। ये कहते हैं अगर ऐसा था तो सत्यपाल मलिक ने फिर उस समय क्यों नहीं रिजाइन कर दिया। यही दोनों चीजें तो इनको पूछनी चाहिए थी गुलाम नबी आजाद से कि जब तक आप सांसद रहे कांग्रेस में सब अच्छा था, जैसे ही आपकी सांसदी गई आप अनाप शनाप बोलने लगे। आपने राहुल गांधी के ऊपर अनाप शनाप आक्षेप लगाए, आपके पास एक भी तथ्य है? ये जो दोहरा मापदंड है मीडिया का, और ये मीडिया अधिकांश वो मीडिया हो चुका है जिसको जब मोदी जी बैठने को कहते हैं तो ये लौट जाते हैं। तो इनसे हमारी अपेक्षा यही है। तो जब इनसे हमारा वास्ता पड़ता है तो हम इनको आईना दिखाते हैं। आईना में देखकर अगर अपनी ही सूरत बुरी लग रही है तो इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रिया जी, आपने 18 साल जो है पत्रकारिता, 18 से ज्यादा 20 साल आपने पत्रकारिता किया। तो क्या ऐसा होता है कि जैसे, क्योंकि हम लोग तो टीवी वाले हैं नहीं, हम लोग डिजिटल वाले पत्रकार हैं, हम लोग यूट्यूब वाले पत्रकार हैं, तो मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जब सरकार जिसकी होती है उस समय मीडिया वैसी बात करती है। क्या ऐसा होता है ज्यादातर मीडिया के साथ? मैंने
मीडिया तब भी किया जब अटल जी थे, और मैंने मीडिया तब भी किया जब कांग्रेस की सरकार थी। और कांग्रेस के अधिकांश लोग मैं अपने पिताजी की लड़की हूँ, वो नहीं जानते थे। और कांग्रेस के ऊपर मैंने तमाम ऐसे शोज़ किए जो एंटी कांग्रेस थे। मुझे तो कभी फ़ोन नहीं आया पीएमओ से या फाइनेंस मिनिस्ट्री से, और मैं तो प्राइम टाइम डिबेट करती थी। लेकिन भाजपा की सरकार बनते ही बहुत ज़्यादा तफ्तीश की जाने लगी, बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेज किया जाने लगा। मुझे ऐसा लगता है कि अंततोगत्वा ये एक न्यूज़ रूम पर डिपेंड करता है कि आपका एडिटर वो न्यूज़ रूम चलाएगा या पीएमओ का एक चपरासी अपने व्हाट्सएप के माध्यम से चलाएगा। अब अधिकांश न्यूज़ रूम एक खर्रा पीएमओ का लिख के व्हाट्सएप पे आ जाता है, वो ब्रेकिंग न्यूज़ बनने लगता है। ना उसके बारे में कोई साक्ष्य इकट्ठा करना है, ना पूछना है दूसरी पार्टी से, उसको ब्रह्म वाक्य मान के चला दिया जाता है। ये मीडिया की त्रासदी है, लेकिन ये मीडिया ने खुद अपने लिए किया है। अगर मीडिया खड़ा हो जाए और सवाल पूछने लगे बेरोजगारी पर, महंगाई पर, अडानी पर क्यों चुप है मीडिया, पुलवामा पर क्यों चुप है मीडिया, चीन पर क्यों चुप है मीडिया? आपने अंतिम डिबेट बेरोजगारी और महंगाई पर कब होते हुए देखा? आज वो हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या है, कोई डिबेट नहीं होता। मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ। मैं कर्नाटक में थी, एक दिन के लिए दिल्ली वापस आई हूँ। कर्नाटक में भाजपा के खेमे में भगदड़ मची हुई है, एक के बाद एक पलायन हो रहा है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका हाथ पकड़ के भी मोदी जी टहल रहे हैं, येदियुरप्पा जी कह रहे हैं ये लिस्ट देखकर लगता है 30 से कम सीटें आएंगी, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने देखा एक भी डिबेट टीवी चैनल पर? अगर यही एक बात किसी ने कह दी होती कांग्रेस के बारे में, तो पूरी मंडली जो है वो चढ़ गई होती, हावी हो जाती। तो अगर ऐसे लोगों को हमारी बात तीखी लगती है, हमारे कटाक्ष चुभते हैं, तो तीर निशाने पे लग रहा है। सुप्रिया जी, अभी आपने पुलवामा में जो अभी खबर आ रही है, सत्यपाल मलिक जी की एक रिपोर्ट आ रही है, तो कुछ लोग ये भी सवाल कह रहे हैं कि जब वो सत्ता में थे, जब वो गोवा के गवर्नर बनाए गए, तब उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, तब उन्होंने जो है ये आवाज़ें क्यों नहीं उठाई? तो मैं इस पर आपका जवाब चाहती हूँ। गुलाम नबी आज़ाद वाला मैं तर्क नहीं चाहती, मैं इसमें आपका जो क्या तर्क होना चाहिए वो, ताकि जनता को भी समझ में आए, क्योंकि पुलवामा एक ऐसी घटना थी जो पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया था। पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए, और मेरे लिए ये बहुत पर्सनल बात है। मैं महाराजगंज से आती हूँ। महाराजगंज में हमारी एक विधानसभा है फरेंदा का एक लड़का पंकज त्रिपाठी उसमें शहीद हुआ। और मैं जब उसके परिवार से मिलने गई उस शहादत के तुरंत बाद, क्योंकि मैं थी वहाँ पर, मैंने, उसकी वाइफ तब गर्भवती थी, उसको बच्चा होने वाला था, एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था, उसको पता भी नहीं था क्या है, माता पिता बूढ़े थे। मैंने उस परिवार को पूरी तरह से टूटते हुए देखा है। तो पुलवामा मेरे लिए बहुत पर्सनल है, और इसीलिए शायद मुझे ये अफेक्ट भी ज़्यादा करता है। पुलवामा में 40 जाबाजों की शहादत हुई। आज उनके परिवार पलट के बोल रहे हैं कि शायद वो बच सकते थे, शायद उनको बचाया जा सकता था। इसके बारे में सरकार का क्या कहना है? मैं ये कहती हूँ, उन्होंने कभी भी कहा, उन्होंने जो बोला क्या वो सत्य है? इसकी पुष्टि तो सिर्फ एक जांच कर सकती है, इसकी पुष्टि तो सिर्फ एक सरकार कर सकती है। आज सवाल बहुत सारे हैं। आज सवाल यह है कि अगर उनकी बात सत्य है, जो कि लगता है कि सत्य है, क्योंकि उन्होंने तो साक्ष्य दिखा के बोला, ये लेटर लिखा गया था होम मिनिस्ट्री को, 5 हवाई जहाज नहीं दे सकते थे आप उन जवानों को, जबकि आपको पता था कि 2 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में आपको 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स थे। वहां पर धमकी थी अलकायदा की, वहां पर धमकी थी जैश ए मोहम्मद की कि हम हमला करेंगे। आपने क्यों इन जाबाजों को चलने दिया? 78 गाड़ियों का काफिला था, ये छोटा मोटा काफिला नहीं था। और आर्टीरियल रोड्स जो बंद हो जाते हैं सैनिटाइजेशन के बाद, वहां से एक गाड़ी आती है, उसमें 300 kg आरडीएक्स है। 300 kg आरडीएक्स आया कैसे गाड़ी में? बॉर्डर इलाके पे जो अनंतपुरा जगह है वहाँ पर जहाँ पर यह हमला हुआ, वहाँ पर आया कैसे? ये सारे सवाल है। वो देवेंद्र सिंह कहाँ है एसपी? वो कहाँ गायब हो गया है? उसके ऊपर मामला चला, सुप्रीम कोर्ट में आया, विड्रॉ कर लिया गया, आज वो कहाँ है? ये सारे बहुत सारे तथ्य हैं जो आज हम नहीं, उन जाबाजों के परिवार पूछ रहे हैं। सत्यपाल मलिक तब क्यों नहीं बोले, अब क्यों बोल रहे हैं? ये सब अपने आप में सवाल है, लेकिन सवाल तो ये भी है कि जो वो बोल रहे हैं क्या इसकी पुष्टि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और उनका ये कहना कि प्रधानमंत्री ने उनसे कहा तुम अब चुप रहो। उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान एक बहुत बड़ी बात कही थी। 700 किसानों की शहादत हुई थी, जाट परिवार से आते हैं, और उन्होंने जाके प्रधानमंत्री से कहा कि 700 किसानों की शहादत हुई है, अपनी जिद छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री ने टर्न अराउंड कर कहा था मेरे लिए थोड़ी मरे हैं। अच्छा। और उन्हीं प्रधानमंत्री ने, उन्होंने खुल के कहा है। अब यही बात है ना, मीडिया ने इसको दिखाया ही नहीं, लेकिन आप गूगल करिए, बहुत जगह आएगा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने कहा मेरे लिए थोड़ी, इसका ना कोई खंडन आया ना कोई पुष्टि आई। और अगर ये गलत बोल रहे हैं तो इन पर मानहानि का दावा करिए, आप करिए इन पर।
मानहानि का दावा करिए, अगर गलत बोल रहे हैं तो सीबीआई मत भेज दीजिए, जो कि आप करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं ना, वो बोरिंग हो गए। 9 साल में हो जाता है, बोरिंग हो जाती है। आपके खिलाफ किसी ने बोला, आपकी ईडी पहुंच जाएगी, मतलब उन्होंने बोला, 2 दिन बाद सीबीआई केस खुल जाता है। ये दिखाता है कि आप कुछ छुपाना चाहते हैं, आप स्वतंत्र आवाज़ों को दबाना चाहते हैं। मुझे लगता है इस देश को असलियत जानने का हक है, उन परिवारों को असलियत जानने का हक है। सुप्रिया जी, आप ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने पुलवामा के अटैक को इस्तेमाल किया अपने आने वाले चुनाव के लिए? मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने तथाकथित तौर पर उस राज्यपाल को कहा कि तुम अभी चुप रहो। सवाल यह, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? और अगर नहीं कहा, अगर सत्यपाल मलिक झूठ बोल रहे हैं, तो आप उनके ऊपर मानहानि का दावा कर दीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं आप दावा? और मैं एक बात और भी कहती हूं, ये भी सर्वविदित है, ये भी पूरी तरह से साक्ष्य, ये तो पब्लिक डोमेन में है। पुलवामा 14 फरवरी 2019 को 3:15 बजे के करीब अटैक हुआ। यूपी में प्रियंका गांधी जी नई जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज यूपी ईस्ट बन के गई थी। उनकी पहली प्रेस वार्ता थी यूपीसीसी में, उन्होंने वो तुरंत कैंसिल कर दी और वहाँ पर 2 मिनट का मौन रखा गया और प्रेस वार्ता कैंसिल हो गई। राहुल गांधी जी को G20 के शेरपा से, G20 के राजनयिकों से मिलना था, उन्होंने उस भोज को कैंसिल किया। अमित शाह जी उसके 2 घंटे बाद भी रैली करते हैं और उस हमले के 4 घंटे बाद तक प्रधानमंत्री मोदी एक इंटरव्यू कर रहे हैं बेयर ग्रिल्स के साथ, मैन वर्सेस वाइल्ड में, कॉर्बेट में, और वो इंटरव्यू बंद नहीं होता है। क्या प्रधानमंत्री को किसी ने बताया नहीं कि 40 जाबाजों की शहादत हो गई है? वो 4 घंटे तक इंटरव्यू, 7 बजे जब वो फ्री होते हैं तो वो पहला कॉल राज्यपाल को करके पूछते हैं क्या हुआ। और ये तो पब्लिक डोमेन में बात है, ये मैं तो नहीं कह रही हूँ, ना ये सत्यपाल मलिक कह रहे हैं, सबको पता है 7 बजे तक मोदी जी शूट करते रहे। तो इस देश के प्रधानमंत्री की प्राथमिकता क्या है, ये सवाल तो उठेगा। और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से और पुरजोर तरीके से डंके की चोट पर कह रही हूँ। सुप्रिया जी, जैसे अभी आपने जितनी भी बातें बताई हैं, चाहे पुलवामा के, आपने जो भी फैक्ट्स के साथ आप जानी भी फैक्ट्स के लिए जानी जाती हैं, तो क्या लगता है जितने भी लोग ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, शायद लाख होंगे, 2 लाख होंगे, 5 लाख, जितने भी लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे, क्या आपकी बातों को वो समझ पाएंगे? क्योंकि ये मैं बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सत्यपाल मलिक उनको ये बता के मीडिया पेश कर रही है, और हम लोगों ने देखा भी कि वो विपक्ष की आवाज़ जो है बनते हुए नजर आ रहे हैं। लोग तो जनता ये बोलेगी ना कि विपक्ष ने इनको तैयार किया, इनको बुना, आप देखो विपक्ष की आवाज, इसमें भी कोई राजनीति है, तब जाके ये बोल रहे हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया, ना उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड उस इंटरव्यू का जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, ये बोला है मोदी जी गलत कर रहे हैं, उनकी छवि पर प्रहार हो रहा है अडानी का साथ देके। मुझे 2 मिनट के लिए बुला ले, मैं बता दूंगा अडानी को त्याग दीजिए, नहीं तो आपकी छवि मटियामेट हो रही है। वो तो अभी भी थोड़े सिंपैथेटिक लगते हैं मुझे। और 1 मिनट, विपक्ष ने तैयार किया, जो भी व्यक्ति सरकार से सवाल करेगा वो विपक्ष का तैयार किया होता है। जबरदस्त बात है, ठीक है, विपक्ष का तैयार किया सवाल है, जवाब तो दीजिए। आप जवाब देना आपका काम है, सत्ता आपके पास है, संसाधन आपके पास है, संस्थान आपके पास है, सारा रिसोर्सेज आपके पास है, जवाब हर चीज का विपक्ष दे। विपक्ष ने आक्षेप लगाए हैं आप पर, अडानी का भी प्रूफ हमसे मांगते हैं और अब पुलवामा का साक्ष्य भी हमसे मांग रहे हैं। तो सरकार क्या झुंझुना बजाएगी 9 साल बैठकर? सरकार क्यों है फिर? छोड़ दें, जाएं अपने घर, हम लोग कर लेंगे काम। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने क्या लगता है कि जनता को कौन सी ऐसी टॉफी दी है कि जिसकी वजह से जनता उनको? टॉफी नहीं दिया, अफीम दिया, अफीम चटाई है। हाँ, कौन सी ऐसी अफीम है? नफरत की, वो अफीम है धर्म की, वो अफीम है धर्मांध की। और ऐसी अफीम चटाई थी कि लोग उससे थोड़े से दिशा भ्रमित हो गए थे। लेकिन अब जो कलई खुल रही है, अब जो परतें खुल रही हैं, अब जो मुखौटा हट रहा है, उसी से बरगलाए हुए आपको धीरे धीरे साहब नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर बरगलाई ना होती, घबराई ना होती, तो विपक्ष की सबसे प्रखर आवाज को बंद करने का षड्यंत्र ना रचती, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का पाप ना करती। और ये पूरा एक फिक्स्ड मैच था। सरकार को पता था वो अडानी पर सरकार की बखिया उधेड़ रहे हैं। 40 मिनट की उनकी स्पीच थी, उसके 18 अंक एक्सपंज किए। आप इतना डरते क्यों हैं? मोदी अडानी का जहां जहां नाम एक साथ आया, उस स्पीच को उठाकर देखिएगा, बड़ी गजब स्पीच है वो। जहां जहां मोदी अडानी का नाम साथ आया, वो एक स्पीच हटा दी गई, 18 अंक एक्सपंज कर दी गई। इतना डरते हैं। 2 घंटा 40 मिनट इस देश का प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा में बोलता है, दोनों सदनों में हंगामा अडानी पर मचा है। 75 साल में पहली बार जो कांग्रेस ने नहीं किया, वो भाजपा ने करके दिखा दिया कि ट्रेजरी बेंचेस, सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है।
ये क्या हो रहा था इस देश में? 2 घंटा 40 मिनट में अडानी का नहीं बोल पाते हैं आप चीन का नहीं बोल पाते हैं। चीन आपके घर में घुसकर बैठा हुआ है। ये इस देश के प्रधानमंत्री है, ये इस देश को सत्ता चलाने का बात है। और आपने जो सवाल पूछा कि भाजपा, मुझे लगता है भाजपा इससे ज्यादा घबराई कभी नहीं थी, क्योंकि हर ओर से घेरे जा रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं। आपने भ्रष्टाचार में पूरा अडानी का, और अब सामने आ रहा है, हर चीज का साथ दिया है। पुलवामा पर आप चुप है, चीन पर आप चुप है, तो आप करने क्या बैठे हैं? सुप्रीम कोर्ट आपको आईना दिखाता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है बंद लिफाफे से सरकारें नहीं चलेंगी। तो ये सरकार चलाने का कौन सा नायाब तरीका है? आपने कहा कि भाजपा जो है अभी पूरी तरीके से डरी हुई है, चारों तरफ आपको से। नहीं लगता है? चारों तरफ से जो है वो डरी हुई है। तो क्या लगता है 24 में फिर गठबंधन की सरकार आ रही है या फिर कांग्रेस की सरकार आ रही है? बुरी तरह से भाजपा हारेगी। और ये मेरे ही वर्ड नहीं है, ये भाजपा के अंदर के लोग अब बात करने लगे कि अगर इसी दंभ और अहंकार से, अगर इसी तरह से हर जगह दमन करता जाए रहेगा, ऐसा ही होगा। आप कर्नाटक का चुनाव देख लीजिए। कर्नाटक में लोकल लीडरशिप को घर बिठाकर प्रधानमंत्री मोदी उन भ्रष्टाचारियों को फोन करके कह रहे हैं बागी मत होइए, जिनको भ्रष्टाचार की वजह से अपना पद छोड़ना पड़ा था। प्रधानमंत्री मोदी ने पीडब्ल्यूडी मंत्री ईश्वरप्पा को फोन किया, उनका टिकट कट गया कि भाई बागी मत होना, छोड़ के मत जाना। ऐसे फोन उन्होंने हिमाचल में भी किए थे, नतीजे सबके सामने हैं। लेकिन कर्नाटक की मजे की बात यह है, और थोड़ा दुख की बात है, आप ईश्वरप्पा को फोन करते हैं, भाजपा का कार्यकर्ता संतोष पाटिल आत्महत्या करता है और अपने खुदकुशी के नोट में ये लिखता है कि 40% कमीशन के लिए मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। क्या मोदी जी ने संतोष पाटिल के परिवार से बात करी थी? क्या मोदी जी ने जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन कर्नाटक की है, जिन्होंने 40% कमीशन का आरोप लगाया, उनका एक बार भी संज्ञान लिया? एक नहीं 50 चिट्ठियां उन्होंने लिखी। आप आंख बंद भ्रष्टाचार पे करेंगे, आप मंच पे खड़े रहेंगे हेमंतो बिस्व शर्मा और नारायण राणे और शुवेंदु अधिकारी और येदियुरप्पा सबको लेकर, 40% पे सीएम मुंबई को लेकर, और आप भ्रष्टाचार पर ज्ञान देंगे। मुझे लगता है इस तरह की जो दोहरे मापदंड है वो बंद कर देने चाहिए, वहीं से आगाज होगा। फिर जनता ये सवाल पूछती है, ठीक है मोदी जी डरे हुए हैं, 2024 में हारने वाले हैं, तो प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है वो हमें बता दीजिए, हम जो है फिर आंख बंद करके विश्वास करेंगे। नहीं, आपका सवाल गलत है। और आपने जो इंट्रोडक्शन किया था वो भी, उसमें मैं थोड़ा सुधार करना चाहती हूँ। आपने इंट्रोडक्शन किया राहुल जी के उस पर, हमारे नेता वो हैं तो हम और किसके साथ चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ा अजीब सी मुझे बात लगी थी, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। मुझे लगता है जब संयुक्त विपक्ष एक साथ खड़ा होता है तो सरकार की पोल खुलती है। मुझे लगता है कि अभी जो सदन हुआ, जिसमें सरकार के चलते सदन नहीं चला, 20 पार्टियां एक साथ खड़े होकर जेपीसी की मांग कर रही थी। आपके अंदर अगर कोई नरकंकाल नहीं है छुपाने को, अगर इफ देयर आर नो स्केलेटन्स इन योर कबर्ड, आप सच बताइए, आप दूध का दूध पानी का पानी करिए। आप क्यों डरते हैं किसी भी चीज से? आप क्यों डरते हैं जांच से? मुझे लगता है जब संयुक्त विपक्ष एक साथ लड़ेगा, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने 22 घटक दलों के साथ इस देश की सबसे बेहतरीन सरकार चलाई है, जिसमें कि 27 करोड़ लोग गरीबी से निकाले गए, जिसमें हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ था, जिसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बना। 10 साल चलाइए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यह अलग बात है कि 2014 के बाद से मोदी जी को उनके 19 घटक दलों ने छोड़ दिया, जिसके बारे में चर्चा नहीं होती। बड़े बड़े नेता पलायन कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं होती। मुझे लगता है चुनाव विपक्ष संयुक्त होकर लड़ेगा। हमारे जरूर आपस में मतभेद रहते होंगे कुछ मुद्दों पर, लेकिन आप जब बड़ी कॉज के लिए लड़ते हैं तो आप बड़े मन से लड़ते हैं। और मेरे नेता ने कहा है, कहीं पर हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, कहीं पर कोई और बढ़ाएगा। लेकिन एक ऑपोजिशन की जो यूनिटी है वो इस देश में समझ में आ रही है, वो इस देश में नजर आ रही है, और जो जहां उनको हरा सकता है वो उनको हराएगा। मुझे लगता है ये जो सवाल है ये प्री मैच्योर है। इसलिए प्री मैच्योर है क्योंकि जब आप एक साथ बैठकर लड़ते हैं, एक साथ मिलकर लड़ते हैं, आप एक कॉमन कॉज के लिए लड़ रहे हैं, और वो कॉज है कि आप इस देश के मूल मुद्दों पर बात करिए, उनका समाधान ढूंढिए। ये जो नफरत की राजनीति है इसको बंद कीजिए। आपने कहा कि राहुल गांधी पे मैंने मतलब इंट्रो में जो कहा उससे मुझे आपत्ति है, बट कोई बात नहीं, आपका हक है कहने का। तो राहुल गांधी को एज अ स्टार प्रचारक कांग्रेस पार्टी यूज करने वाली है या फिर क्या? वो मैं आपको राहुल गांधी कांग्रेस के सिर्फ स्टार प्रचारक लगते हैं? राहुल गांधी ने इस देश की राजनीति में इतनी बड़ी लकीर खींच दी कि दूसरा आदमी उसको क्रॉस नहीं कर सकता है। राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल तय किया, इस देश के अजनबियों से मिले, जिनको जानते नहीं थे उनको गले लगाया, उनके आंसू पोंछे, उनको ढांढस बंधाया, इस देश में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करी नफरत के इस बाजार में। कौन कर सकता है ये? कोई कर सकता है भाजपा से तो आकर करे, कोई तो मलहम लगाए लोगों के घावों पर, कोई तो
युवाओं को कहे कि तुम्हारा हौसला जो है वो टूट गया है, तुम्हारे सपने बिखर गए, हम उसको संजोएंगे। राहुल गांधी ने जो काम किया वो मुझे लगता है कि राजनीति में एक बहुत बड़ी उन्होंने लकीर खींची, और ऐसा काम विपक्ष में या सत्ता पक्ष में कोई नहीं कर सकता है। मुझे लगता है राहुल गांधी एक बड़ी आवाज़ है। राहुल गांधी इस सरकार को लगातार घेरने का काम करते हैं। ये सरकार भले मुगालते में रहे, लेकिन राहुल गांधी एक शब्द बोलते हैं और सरकार के 10 ट्रोल मंत्री आ जाते हैं ट्रोल करने, सरकार की पूरी ट्रोल आर्मी लग जाती है, सरकार की ईडी, सरकार का सीबीआई, सरकार का इनकम टैक्स, छोड़ा क्या इन्होंने। और उसके बाद भी उनको लगता है यार ये आदमी सच बोलने से पीछे नहीं हटता, तो इसलिए घबराते हैं। इसलिए घबराते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो डरा कर धमका कर घर बिठा देते हैं। लेकिन राहुल गांधी इस देश में इतिहास रच रहे हैं, और इतिहास इसलिए रच रहे हैं क्योंकि आने वाले लोग कहेंगे कि जब मोदी प्रचंड कायरता और प्रचंड तानाशाही कर रहे थे तो एक आदमी आंख में आंख डाल के उनसे सवाल पूछ रहा था, उसका नाम राहुल गांधी है। सुप्रिया जी, एक सवाल मैं जैसे आपसे पूछूंगी, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। क्या लगता है मोदी जो भाजपा की जो आईटी सेल है वो दूसरी जो पार्टीज हैं उनकी आईटी सेल से बेहतर काम कर रही है, तभी तो हर मुद्दे पे जो है वो कोई ना कोई एक मतलब एक तर्क जो है उनका सामने आता है। भाजपा की आईटी सेल बताती है उसे, मैं उसको दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री कहती हूँ। मैं कांग्रेस की सिर्फ राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कांग्रेस की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की हेड हूं। अगर मेरे खिलाफ कोई भी प्लेटफॉर्म ये लिख दे कि मैंने मैनिपुलेटेड मीडिया किया है या मैंने फेक न्यूज़ फैलाई है, तो मुझे ज़रूर क्षोभ होगा और मेरी पार्टी ज़रूर मेरे खिलाफ एक्शन लेगी, क्योंकि हमारे यहाँ झूठ से सख्त नफरत है। भाजपा की आईटी सेल हेड को 22 बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने कहा है कि ये झूठ है, ये फेक न्यूज़ है, ये मैनिपुलेटेड मीडिया है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। जब ट्विटर ने लॉन्च किया मैनिपुलेटेड मीडिया, तो पहला टैग भाजपा की आईटी सेल फेक न्यूज़ फैक्ट्री के हेड को हुआ। अगर मैं उनकी जगह होती तो शर्म से छोड़ देती अपना पद। 22 बार उनका जो शीर्ष व्यक्ति है उस फेक न्यूज़ फैक्ट्री का, उसके खिलाफ ही आता है, और भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि झूठ बोलना सिखाया जाता है, झूठ ऊपर से बोला जाता है। लगातार झूठ बोलने का काम जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जैसे लोग करते हैं तो एक कल्चर है उनके यहाँ झूठ बोलने का, हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं। आप उसको आईटी सेल कहती होंगी, मैं उसको दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज़ फैक्ट्री कहती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मुगालते हैं, ये जो एक भ्रम फैलाया जाता है, बड़े बहुत वो हैं, अगर होते तो हमारी हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करते। हम महंगाई पर वीडियो बनाते हैं, उसी वीडियो को स्पूफ करते हैं। हम कहते हैं मोदी जी को करप्शन से परहेज नहीं है, उसको स्पूफ करते हैं। कुछ तो अपना ओरिजिनल कंटेंट सोचिए। वही घिसी पिटी 9 साल की बातें, भ्रष्टाचार पे मोदी जी बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार पे उनकी आईटी से बोल रही है। 9 साल से है ना आप सत्ता में, किसको जेल भेज दिया आपने, क्या कर लिया आपने, मैं जानना चाहती हूँ। आक्षेप लगाने के अलावा, रेप्यूटेशन असैसिनेशन के अलावा एक कन्विक्शन बता दीजिए। जितने भी मेरे दर्शक देख रहे हैं सुप्रिया जी, मैं ये चाहती हूँ कि आप उनको ये कन्विंस करें कि वो भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस को क्यों चुने। मुझे कन्विंस करने की जरूरत नहीं है अर्चना जी, और इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि लोग अपने आप समझ रहे हैं। हिंदुस्तान की लेकिन फिर भी 2-4 पॉइंट्स आप सुप्रिया जी बताइए। हिंदुस्तान की जो जनता है अर्चना जी, मतलब एक मुझे बोलने दीजिए, हिंदुस्तान की जो जनता है वो बहुत बहुत प्रखर है, बहुत समझदार है। वो हर व्यक्ति को सबक सिखाती है, उसने हमें भी सबक सिखाया, वो इनको भी सबक सिखाएगी। हिंदुस्तान की जो जनता है और जिस तरह से वो वोट करती है, वो अपनी बात को अपने वोट के जरिए करती है। लोग ये भूल जाते हैं कि लोकतंत्र में लोग सबसे जरूरी हैं। लोकतंत्र में 1.5 या 2 लोगों से सरकारें नहीं चलती हैं। लोकतंत्र में कैमरा जीवी हो जाने से, नैरेटिव कैप्चर करने से, मीडिया को चरण चुंबक बनाने से आप सत्य को नहीं छुपा सकते हैं। सत्य, लोग ये भूल जाते हैं कि सत्य इज लाइक सनलाइट। कितना भी अंधेरा हो, कितना भी कोहरा हो, अंततोगत्वा सूरज निकलेगा। सच को आप दबा सकते हैं, सच को का आप दमन नहीं कर सकते, सच को आप छुपा नहीं सकते। मुझे नहीं लगता कि मैं देश की जनता को या आपके व्यूअर्स को अपने से कम आंक कर उनको रीजंस दूंगी। वो देख रहे हैं क्या हो रहा है, वो देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ऑपरेट करती है, मूल मुद्दों से भटकाती है। जो युवा देख रहे हैं वो जानते हैं कि जब वो इम्तिहान लिखने जाते हैं तो पर्चा लीक हो जाता है, पर्चा लीक के पीछे भाजपा के नेता हैं। वो जानते हैं कि पर्चा लीक होने के बाद परीक्षा निरस्त हो जाती है, महीनों सालों कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। वो जानते हैं कि जब वो प्रदर्शन करते हैं नौकरी के लिए तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। वो जानते हैं कि जब वो नौकरी की डिमांड करते हैं तो उनसे कहा जाता है पकौड़े तल लो। घर जाके वो पकौड़े तलने की बात करते हैं तो उनकी माएँ उनको बताती हैं कि बेटा आटे पर भी जीएसटी लग गया है, बेटा जो सरसों का तेल था पकौड़ा तलने वाला वो 90 का था 2014 में, अब 2020 का बिक रहा है। वो बताती हैं कि 400 का सिलेंडर 1200 का हो गया। तो
ऐसा नहीं है कि देश समझ नहीं रहा है, देश समझ रहा है। देश ये भी समझ रहा है कि ये जो सारी कवायद होती है हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए, ये भी राजनीतिक फायदे के लिए होती है। क्योंकि अगर ये राजनीतिक फायदा ना होता, आप कितने भी शो कर लीजिए इसको बढ़ाने के लिए, इस नैरेटिव को, ये देश एकजुट होकर रहा है, ये एक दो देश एकजुट होकर रहेगा। अगर ऐसा होता तो हमारी संस्कृति 5000 साल पुरानी ना होती, हमारी संस्कृति शाश्वत ना होती, हम एक साथ एकजुट होकर ना रह पाते। सुप्रिया जी, जैसे अभी आपने कहा कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठा करके भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो आप एग्जाम्पल के साथ रामनवमी पे क्यों झगड़े होते हैं, या फिर जैसे जो भी हम देखते हैं आजकल, जो भी हम लोग देख रहे हैं कि झगड़ा या फिर दंगा, ये ऐसा क्यों होता है? मैं ईस्टर्न यूपी से आती हूँ। एक मैं सवाल पूरा मैं अपना कर लूँ उसके बाद, कि ये नैरेटिव जो मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाजपा हिंदुत्व में लोगों को फंसा करके अपना एक वोट बैंक लोगों को बनाती है और कहीं ना कहीं उस वोट बैंक का यूज़ करती है, हिंदुत्व वाला वोट बैंक। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आजकल जो नैरेटिव चल रहा है ये क्यों चल रहा है? आपके नाम से मुझे लगता है कि आप हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को फॉलो करती होंगी, मैं भी करती हूँ। हिंदू धर्म में कोई भी ऐसा अनुष्ठान नहीं है, आप कोई भी यज्ञ करा लीजिए, कोई भी पूजा करा लीजिए, ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं है जो शांति पाठ के बिना पूरा हो जाए। और हम सिर्फ जैविक नहीं, अजैविक चीज़ों की भी शांति की प्रार्थना करते हैं। हम ग्रह शांति, नक्षत्र शांति, वनस्पति शांति, हर चीज़ की शांति की प्रार्थना करते हैं। ऐसे धर्म में आप नफरत घोल रहे हैं, ऐसे धर्म पर आप एक धब्बा लगा रहे हैं कि हम बड़े आक्रामक हैं। जी नहीं, हमारा धर्म हमें सर्वधर्म समभाव सिखाता है। और हमारा धर्म ऐसा धर्म है कि वो शाश्वत इसलिए है क्योंकि हमारा धर्म सच पे बना है। पहली चीज़, आपने मुझसे पूछा मैं एग्जाम्पल देके कहूँ, मैं एग्जाम्पल देके नहीं कहूँगी, लेकिन मैं आपको 2-4 बातें बताती हूँ। मैं ईस्टर्न यूपी से आती हूँ, गोरखपुर के पास, बांसगांव, महाराजगंज से। अयोध्या में रामनवमी के पहले, नवरात्र के पहले मांस के लोथड़े मिल रहे हैं मंदिरों के पास। बवाल मचा, पुलिस का केस हुआ, हाय तौबा मची। पता चलता है वो मांस के लोथड़े बजरंग दल और हिंदू वाहिनी ने डाले। क्यों? क्योंकि जिससे लड़ाई झगड़ा हो जाए। मध्य प्रदेश में चापुर के पास गणेश जी की गणेश चतुर्थी के पहले मूर्ति खंडित मिलती है। भाजपा के एक नेता ने वो मूर्ति खंडित करी, बाद में पता चलता है क्यों करी, जिससे कि हिंदू मुसलमान हो जाए। तमाम वीडियोज़ ये बता रहे हैं कि रामनवमी में, और हम लोग बचपन से सारे त्योहारों को मनाते हुए बड़े हुए हैं। मैं कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं बिना पूजा किए एक गिलास पानी भी नहीं पीऊंगी सुबह का। हमारे धर्म में शांति से हम त्यौहार मनाते थे। रामनवमी का मतलब था श्री राम के आचरण पे बात करना, उनकी मर्यादा पे बात करना, बच्चों को सिखाना वो क्या है, श्री राम की पूजा करना। अब क्या है, रामनवमी का मतलब है आप पिस्तौल, गन, त्रिशूल लगाकर दूसरों के धर्म की जगहों पे चढ़ जाइएगा, वहाँ पे पत्थरबाजी होने लगती है। ये क्या बना रहे हैं हम अपने धर्म को? ये कौन है ये लोग जो ऐसा कर रहे हैं? ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। ये जो लफंगे घूम रहे हैं, ये हिंदू धर्म के स्वयंभू ठेकेदार बन गए। मैं तो इनको हिंदू नहीं मानती, ना मैं इनको अपने धर्म का ठेकेदार मानती हूँ। मेरा धर्म सनातनी है, मेरा धर्म शांति का है, मेरा धर्म संभाव का है। मेरा धर्म ऐसे नफरती चिंटुओं का नहीं है। मेरा धर्म मुझे बिल्कुल ये नहीं सिखाता कि जब तक मैं दूसरे को गाली नहीं दूंगी मेरा त्यौहार पूरा नहीं होगा। मेरा धर्म मुझे ये सिखाता है कि मुझे अपना त्यौहार, मुझे श्री राम की मर्यादा, श्री राम की निष्ठा, श्री राम के आचरण को अपने जीवन में लाना है। मेरा धर्म मुझे ये नहीं सिखाता कि आप किसी को गाली दीजिए तभी होगा। छोटे छोटे बच्चे, आज वीडियोस देखिए आप यूट्यूब पे, 4-4, 5-5 साल के बच्चे एक दूसरे को गंदी गंदी वो गालियां दे रहे हैं जो हमारा आप कैमरे पर नहीं बोल सकते, क्योंकि धर्म के नाम पर हम अपने बच्चों को क्या बना रहे हैं। मतलब आप छोटे से स्कूल में एक लड़की ने दूसरे के मुंह पर थूक दिया, 5 साल की लड़की ने, उसने कहा तुम मुसलमान हो, तुम लोग गंदे होते हो। पेरेंट्स को आके साफ सफाई करके बात को सुलझाना पड़ा। हम इस देश को क्या बना रहे हैं? वीडियोस तो बहुत सारी आती है, देखा है दोनों धर्मों से आती है। ऐसा बात नहीं है कि हिंदू। 1 सेकंड, आई एम नॉट सेइंग दोनों धर्मों से नहीं आती, आप ये गलत कह रही हैं। मेरा ये मानना है कि 5 साल के उस बच्चे को किसने सिखाया। ये एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको। मैं एग्जाम्पल देकर पूछना चाहती हूँ कि गणेश की मूर्ति उस व्यक्ति ने क्यों खंडित करी, मांस का लोथड़ा अयोध्या में क्यों डाला उन लड़कों ने, और उनको क्या सजा मिलेगी, ये मैं जानना चाहती हूँ। तो सुप्रिया जी कह रही हैं कि ऐसा राजनीतिक दल खुद करते हैं और ताकि वो समाज में फूट डाल सके, आप ऐसा कह रही हैं? मतलब कि राजनीतिक शब्दों में तो मैं समझा नहीं सकती हूँ, यही कह रही। राजनीतिक दल ऐसा, राजनीतिक दल नहीं, भारतीय जनता पार्टी संरक्षण उन लोगों को देती है जो नफरत फैलाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, इस देश की सबसे बड़ी पहचान क्या है?
इस देश की सबसे बड़ी पहचान, बीजेपी को अच्छा लगे या ना लगे, महात्मा गांधी हैं। वही महात्मा गांधी जिनको गंदी गंदी और भद्दी गालियां कुछ लोग देते हैं और भाजपा के लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। महात्मा गांधी की मां को एक आदमी गाली देता है और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उसका संज्ञान नहीं लेते, उसको फॉलो करते हैं ट्विटर पर। महात्मा गांधी को गाली देने का काम प्रज्ञा ठाकुर करती है, आप उसको अपने बगल में बिठाकर कहते हैं मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। और उसी गांधी के सामने जब आप विश्व में जाते हैं तो आपको नतमस्तक होकर वैधता आपको गांधी से मिलती है। मैं पूछना चाहती हूं, हम क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को? आपकी आईटी सेल का हेड नेहरू की गंदी तस्वीरें निकालकर ट्वीट करता है कि नेहरू ऐसे थे। वो नेहरू की तस्वीरें अपनी बहन के साथ हैं, अपनी भांजी के साथ हैं। ये कैसे गंदे घिनौने लोग हैं। ना ये हिंदू धर्म समझते हैं, ना ये हमारी संस्कृति समझते हैं, और ना ये हमारे रिश्ते समझते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नफरत के बाजार को बैठकर ठेकेदार बने हुए हैं। लेकिन नफरत चलती नहीं है, जीत अंततोगत्वा मोहब्बत की होती है। क्योंकि एज ह्यूमन बींग्स इंसानों को नफरत से नहीं, मोहब्बत से शांति मिलती है। जी सुप्रिया जी, आप अभी डिबेट के मूड में मेरे साथ भी आ गई थी, लेकिन मैं सिर्फ आपके साथ डिबेट के मूड में नहीं आई, मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। मैं सिंपल सिर्फ वही सवाल पूछ रही थी जो लोग, मतलब नैरेटिव, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं तो लोग ये बोलते हैं, तो इसलिए मैं वो सारे आपसे सवाल पूछ मैंने उसका जवाब दिया है, वो आपने उसका जवाब दिया। तो यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि आजकल जो डिबेट का स्तर है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आपसे इंटरव्यू करने आ रही तो मुझे लोगों ने कहा कि जी ज़रूर जाके पूछना सुप्रिया से कि आजकल जो डिबेट का स्तर है वो बहुत नीचे गिर चुका है। मतलब कहीं आप देखिए टीवी चैनल्स मसाला या फिर जो भी प्रवक्ता आते हैं वो मसाला, गाली गलौज, इन सब चीज़ों पे उतर जाते हैं, हाथापाई भी हो रही है। तो ये डिबेट का स्तर इतना नीचे कैसे गिर रहा है? दो कारण है। मैं टीवी चैनल की एडिटर रह चुकी हूँ और एंकर रह चुकी हूँ, प्राइम टाइम शो करती थी। मेरा अपना मानना है कि आपका न्यूज़ रूम का स्टांस क्या है, आपका पॉलिटिकल बायस क्या है, आप वो सब त्याग कर जब आप एंकर बनते हैं तो आप मॉडरेटर हैं। किसी भी शो का संचालन सिर्फ और सिर्फ एंकर के हाथ में होता है। तो जब लोग बोलते हैं ना आप लोग एंकर को क्यों अटैक करते हैं, क्योंकि एंकर की जिम्मेदारी है कि आपका शो कैसा चलेगा। जहां पर आपने गलत होता हुआ शो देखा, वहीं पर अगर आप उस शो को रोककर दोनों पक्षों को चुप कराइएगा तो वहां पे बात बन जाती है। और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो ऐसे शोज करते हैं। कई शोज होते हैं जहां जाकर मजा आता है, क्योंकि वो आपसे भी उतने ही तीखे सवाल पूछ रहे हैं जितना वो सामने वाले से पूछ लें, लेकिन वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं होने देते, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपने गिरते स्तर की बात करी, देखिए ऐसा है, भाजपा ने यह स्तर बहुत दिनों पहले से गिरा दिया था, 2011-12 से गिरा दिया था, और उसमें बहुत सारे एंकर भी शामिल थे जो आज बड़े बड़े कान पकड़ के सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांग रहे हैं। आपको पता है ना, अर्नब गोस्वामी जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने कान पकड़ के अनकंडीशनल अपॉलॉजी दे रहे हैं आज। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप किसी को भी बैठकर चोर, डाकू, लुटेरा, स्विंडलर कुछ भी कह दीजिए, आपके पास साक्ष्य थे तब जब आप ये कह रहे थे, नहीं थे, इसलिए आज आपको कान पकड़ के माफी मांगनी पड़ रही है। और ऐसे तमाम एंकर्स हैं, ऐसे नफरती चिंटू बहुत सारे हैं जिनको खुद जो ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन है उसने 50-50 हज़ार का जुर्माना लगाया, लेकिन वो फिर भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे झूठ फैलाने के एंकर हैं बड़े बड़े चैनल्स में, जिन्होंने अतीक तक के बारे में झूठ फैला दिया। अतीक ने हमारे खिलाफ वोट किया था 2008 में यूपीए के, उन्होंने कहा हमारे फेवर में किया था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं या न्यूज़ एंकर्स हैं, ये उन पर डिपेंड करता है आपका डिबेट कैसा होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप ज्ञान तभी देते हैं जब कांग्रेस या विपक्ष का कोई व्यक्ति उनकी जबान में जवाब देने लगता है। मेरा बहुत सिंपल सिद्धांत है, और आपने क्योंकि शुरुआत में ये सवाल पूछा था, मेरा सिद्धांत बहुत सिंपल है। मैं हर डिबेट के लिए पढ़ती हूँ, आंकड़े लेती हूँ और तथ्यों के साथ जवाब देती हूँ। और इसीलिए एंकर मुझसे बियॉन्ड अ पॉइंट बदतमीजी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं उनसे तथ्यात्मक बात करती हूँ। आपके पास तथ्य का जवाब हो तो आप तथ्य जरूर दीजिए, नहीं तो हमारा आपका कोई खेत मेड़ का झगड़ा तो नहीं है। लेकिन मेरा एक और सिद्धांत है कि अगर आपने मेरे नेता को या मेरी पार्टी को मर्यादा का उल्लंघन करके अपशब्द कहे तो फिर उस डिबेट को बंद मैं करूंगी। आप 2 बात बोलिएगा, मैं आपको 4 बात बोलूंगी। तो अगर मर्यादा बरकरार रखनी है, मैं हमेशा प्रधानमंत्री को या तो प्रधानमंत्री मोदी कहती हूं या मोदी जी कहती हूं, मैं गृह मंत्री अमित शाह कहती हूं या अमित शाह जी कहती हूं। लेकिन अगर आपने मेरी लीडरशिप के बारे में कोई ऐसी बात कही जो अनपार्लियामेंट्री है, फिर मैं चुप नहीं रहूंगी ना। फिर आटा तो चक्की का हम भी खाते हैं, तो मैं क्यों चुप रहूंगी? मैं अपने मुंह पर टेप लगा के मर्यादा निभाती रहूं, और तब ज्ञान नहीं दिया जाएगा एंकर्स के द्वारा। लेकिन जहां उन्होंने अगर पप्पू मेरे नेता को कहा और मैं फेंकू कहती हूं तो ज्ञान देने लगते हैं, तो ये उनकी दिक्कत है। मुझे लगता है स्तर का डिबेट को स्तरहीन बनाना और ना बनने देना, यह एंकर के ऊपर डिपेंड करता है।
आपके आप कोई डिबेट उठाकर देख लीजिए टीवी का, भाजपा का प्रवक्ता बोलेगा, कभी कभी तो मैं हंस के बोल भी देती हूँ, मंत्रमुग्ध होकर ऐसे उनकी बात सुनेंगे 2.5-3 मिनट तक, जैसे ब्रह्म वाक्य आ रहे हो, फूट रहे हो, और जहां विपक्ष बोलना शुरू करता है 10-10 सेकंड में टोकने लगते हैं। क्यों ऐसा है? ऐसा क्यों है? पैसा ज्यादा मतलब भाजपा देती है? पैसा की बात नहीं है, देखिए प्रलोभन बहुत तरीके के होते हैं। अच्छा, कैसा कैसा होता है? प्रलोभन एड्स होता है, प्रलोभन एक्सेस होता है, प्रलोभन इक्विटी होता है, प्रलोभन होता है प्रधानमंत्री मोदी के साथ में अपने घर वालों, मतलब आप एक टेलीविजन एंकर और एडिटर हैं बड़े संस्थान के, और आप ऐसी मतलब फैन गर्ल टाइप की, फैन बॉय टाइप की पिक्चर्स लगा रहे हैं। क्या है ये आप देखिए ना, टूल किट आती है, मोदी जी कहीं गए, कुछ एक पत्रकार विशेष वर्ग है जो वही टूल किट, वही भाषा कैसे लगाते हैं, सबके मन में एकदम से वही ख्याल कैसे आता है। तो ये सब ठीक है, लोग करते हैं, करते रहें, लेकिन उनकी बखिया उधेड़नी जरूरी है, उससे किसी को आपत्ति है तो ठीक है, टू बैड। यू हैव टू पे बैक पीपल इन देयर ओन पेनी, अदरवाइज दे नेवर लर्न अ लेसन। तो मतलब भाजपा जो है प्रलोभन देती है बहुत ज्यादा, हर तरीके का प्रलोभन टीवी चैनल्स को दिया जाता है, जिसकी वजह से जो स्क्रीन पे ज्यादा हमें दिखती है वो अच्छाई भाजपा की दिखाई देती है। चरण वंदन दिखाई देता है, अच्छाई मत कहिए उसको, अच्छाई कहकर तो आप बहुत प्यार से उसको निकाल रहे हैं। चरण वंदन दिखता है, एक तीखा सवाल नहीं दिखता है। बेरोजगारी का आंकड़ा आता है, 45 साल में सबसे ज्यादा एक टीवी डिबेट नहीं होती है। लेकिन बहुत सारे टीवी एंकर जो कहते हैं कि हम तो कड़ा सवाल पूछते हैं, तीखा सवाल पूछते हैं। चलिए अगली बार इंटरव्यू में कुछ तीखे सवाल उनके दिखाइएगा मुझे तो कोई तीखे सवाल दिखते लगते नहीं है। आपको पता है जब टीवी डिबेट आप करिए कभी कभी, तो टीवी डिबेट कैसा होता है, आप विपक्ष से हैं, आप कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, आपके सामने एक भाजपा का प्रवक्ता है, फिर एक आरएसएस का व्यक्ति जो है वो राजनीतिक विशेषज्ञ, रक्षा विशेषज्ञ, तमाम तरह के विशेषज्ञ बनके एक आरएसएस का व्यक्ति बिठा दिया जाता है, फिर टेलीविजन एंकर जो है वो इन सबसे बड़ा प्रवक्ता है भाजपा का। जहां उसको लगता है कि भाजपा का प्रवक्ता घिर रहा है, जहां उनको लगता है कि अरे ये क्या बात कह दी, अब इसका जवाब नहीं होगा, वो कूद पड़ते हैं बचाव करने के लिए। तो कभी कभी तो मैं कह देती हूँ कि इतनी निष्ठा मत दिखाइए, बेचारे की नौकरी रहने दीजिए, नहीं तो आपको नौकरी मिल जाएगी इनकी जगह। अच्छा सुप्रिया जी, आपका सबसे फेवरेट अगर मैं पूछूं कि अगर मान लीजिए भाजपा से कोई आता है, प्रवक्ता आता है, तो डिबेट करने में आपको सबसे ज्यादा मजा किसके साथ? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई फेवरेट नहीं है, कोई मतलब, लेकिन फिर भी एक अच्छा लगता है ना कि हाँ ठीक है, ये फैक्ट्स के साथ बात करता है। मुझसे किसी ने एक दिन इंस्टाग्राम पे भी पूछा था, मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति डेटा के साथ, फैक्ट्स के साथ प्रिपेयर होकर आए, उससे डिबेट करने में मजा आता है। आपने 4 बात बोली, वो आपका 4 बात का खंडन कर रहा है, आपको अपनी बात बता रहा है, आप फिर उसका, तब मजा आता है डिबेट करने में। लेकिन भाजपा का ऐसा कौन सा प्रवक्ता, एक का नाम बता दीजिए। आप बात करिएगा उत्तर की तो दक्षिण चले जाएंगे, आप बात करिएगा बेरोजगारी की तो कहीं और का कुछ मसला बताने लगेंगे, आप बात करिएगा महंगाई की तो कहेंगे आलू प्याज मत खाओ। ये दिक्कत है इस देश में। त्रिवेदी जी का नाम, ये मुझे मेरे ख्याल से 2 कैमरामैन जो हैं वो भी सोच रहे होंगे त्रिवेदी जी का वो नाम। लच्छेदार बातें करते हैं, फैक्ट्स पर कोई बात नहीं कर पाते। उनसे मैंने बार बार पूछा कि मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा, एक दिन चीन पर डिबेट हो रहा था, मैंने कहा कि चलिए चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है, चीन को हम ही ने नहीं, जॉर्ज फर्नांडिस ने दुश्मन नंबर 1 तब कहा था जब अटल जी की सरकार थी। मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे कहते थे लाल आंख दिखानी चाहिए, लाल शर्ट पहन के जी हजूरी करने लगते, खाने की टेबल छोड़ के भाग जाते हैं चीन के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। तो मैंने एक ही बात पूछी कि अगर चीन को सबक सिखाना था, 20 जांबाजों की शहादत हुई गलवान में, तो चीन के साथ आपने व्यापार इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा लिया? आज हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर लगातार 3 साल से चीन है। चीन के साथ हमारे $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, हम उनको सामान बेच नहीं पा रहे, उनसे खरीदे ही जा रहे हैं सामान। इसका कोई जवाब ही नहीं है। इसका जवाब दीजिए तो 1964। आप आज की बात करिए ना, आज के तथ्यों पे बात करिए। आप मुझे अटैक करिए, मैं आपको तथ्यों पे कोई अटैक नहीं है। मतलब वो इतिहास में लेके जाते हैं, आई थिंक इतिहास में लेके नहीं जाते, जलेबी बनाते हैं। जलेबी बनाने का काम भाजपा अच्छे से करती है, जलेबी पसंद है उन लोग को। आखिरी में सवाल पूछूंगी कि 24 में कितनी तैयारी कांग्रेस की है? जबरदस्त तैयारी है मुझे लगता है। कर्नाटक में कितनी तैयारी है? कर्नाटक हम हैंड्स डाउन जीतेंगे। कर्नाटक के लोग 40% कमीशन खोरी की सरकार से व्यथित हैं। कर्नाटक के लोग बदलाव चाहते हैं और वो बदलाव दिख रहा है। आप जहां जाते हैं जिस तरह का आपको रिस्पांस दिखता है वो बदलाव दिख रहा है। चोरी से बनाई हुई सरकार थी, लोग सबक सिखाना चाहते हैं। पूर्ण बहुमत से कंफर्टेबली हम जीतेंगे और जीत कर जो हमने वादे किए हैं लोगों से, वो जैसा कि हमारे अध्यक्ष ने कहा है, प्रथम कैबिनेट में उस पर डिसीजन लिया जाएगा। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, हिमाचल की सरकार हमारी बनी और प्रथम कैबिनेट मीटिंग का प्रथम डिसीजन ओपीएस था। हम ऐसे वादा निभाते हैं। लेकिन फिर लोग ये भी पूछ रहे हैं कि पैसा तो है नहीं हिमाचल के पास, कहाँ से करेंगे ये बेवकूफ़ी की बात है। अगर आप इकोनॉमिक्स की थोड़ी बहुत भी समझ रखते हैं तो एनपीएस से ओपीएस होने में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब ये अलग बात है कि सरकार कुंडली मार के आपके पैसे पर बैठ जाए, जो केंद्र सरकार कर रही है। ये बिल्कुल ये बरगलाने वाली बात है।
केंद्र की सरकार के पास पैसा है, वो रिलीज करे, और जो राज्य सरकार ओपीएस करना चाहती है उसको बिल्कुल करने की आज़ादी होनी चाहिए। लोग ऑन ग्राउंड, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, हर व्यक्ति ओपीएस चाहता है। क्या दिक्कत है करने में? आपको मार्केट में ही पैसा क्यों लगाना है? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। क्या है ऐसा मार्केट में, क्या है ऐसा अडानी में, क्या है ऐसा बेनामी में जो आप चुप रहते हैं? आपने कहा कि 24 में पूरी तरीके से तैयारी है। मान लीजिए सरकार बनती है कांग्रेस की गठबंधन के साथ, या फिर कैसे भी सरकार बनती है, तो ये गोदी मीडिया का क्या करने वाली है? मुझे नहीं लगता कुछ करेंगे। ये गोदी मीडिया की एक खासियत है। गोदी मीडिया जो है ये गिरगिटान की तरह है, ये तुरंत रंग बदल लेंगे। ये वही सब नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम इनको चरण चुंबक बनाएंगे। हमारी 10 साल सरकार रही, आपने देखा था इस तरह मीडिया हमारी चरण, मीडिया लगातार रोज शाम को डिबेट करता था। मैं खुद करती थी, मेरे पास तो कभी कोई फ़ोन नहीं आया, मेरे घर तो कभी सीबीआई ईडी नहीं पहुंच गई, मेरे घर तो कभी इनकम टैक्स की रेड नहीं पड़ गई। आज करने दीजिए, आपके कितने डिजिटल चैनल्स हैं, उनके घर ईडी की रेड हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो सच बताते हैं ना। मेन स्ट्रीम मीडिया को सच बताने दीजिएगा। अब तो आप लोगों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। अब तो आप लोगों को भी फेक न्यूज़ कौन बताएगा? सरकार की जो एजेंसी है वो बताएगी कि आपने क्या फेक चलाया, और आपको निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? सरकार की एजेंसी क्या वहाँ पे बैठ के सूक्ति लिखती है हमारे शास्त्रों की? अरे सरकार की एजेंसी है, सरकार का काम करे। सरकार के खिलाफ अगर कोई, ये कौन डिसाइड? जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर मैं हूँ। ये किस तरह की बातें हैं? तो ये सारी बातचीत जो थी हमारी सुप्रिया जी के साथ थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा सुप्रिया जी से बात करके। और कहीं ना कहीं जनता को भी ये समझना चाहिए कि सभी मुद्दों पे जो है कोई एक दल, कोई एक पार्टी सही नहीं हो सकती है। जहाँ पे सवाल पूछना चाहिए, जहाँ पे हमें उत्तर चाहिए, वहाँ पे तो हमें ज़रूर क्वेश्चन करना चाहिए और आंसर का भी इंतज़ार करना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद। धन्यवाद।